हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। कल की वीडियो में मैंने सितंबर 2016 वाला पेपर सॉल्व करवाया था। ये जो पेपर है ये दिसंबर 2018 वाला है। तो इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। जल्द ही पीवाईक्यू की जो सीरीज मैंने शुरू की है वह कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं एनसीईआरटी की क्लास शुरू कर दूंगी, जिसमें मैं नोट्स बनाकर आप लोगों को पढ़ाऊंगी और फ्री में नोट्स प्रोवाइड भी करवाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पहला विकल्प है पूर्व और पश्चिम, दूसरा है पश्चिम और पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, और चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो एक प्रश्न आपको मैप से जरूर मिलेगा, तो मैप को ध्यान से अभी से समझ लीजिए। जरूर आपको एक मैप से प्रश्न मिलेगा। चलिए आप देख लीजिए मैप, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा। पहले मैप में समझेंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो ये रहा बिहार, ये रहा बिहार। बिहार के सापेक्ष आपको बताना है जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति। तो मैप में आप ये ध्यान रखिएगा कि ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है ऊपर की तरफ उत्तर, और नीचे होता है दक्षिण। अब इसमें बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर की स्थिति है बिहार के सापेक्ष, ये रहा जम्मू कश्मीर। तो इसकी स्थिति है उत्तर पश्चिम। ऊपर की तरफ उत्तर होता है और ये थोड़ा तिरछा है तो पश्चिम की तरफ भी है, तो उत्तर पश्चिम। और गोवा की स्थिति है, गोवा ये रहा नीचे, गोवा की है दक्षिण पश्चिम बिहार के सापेक्ष। चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो आपका जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से सबसे धीमी होगी। किसमें सबसे धीमी होगी यह पूछा गया है। पहला है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, दूसरा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, और चौथा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो सबसे पहले आपको वाष्पीकरण के बारे में पता होना चाहिए। तो वाष्पीकरण तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। वाष्पीकरण जो होता है सीधे सतह क्षेत्र और तापमान के लिए आनुपातिक है। यदि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों ही अधिक होंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया की दर भी अधिक होगी, और यदि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आएगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो भी धीमी होगी। अब विकल्प में जो चौथा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया था कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस स्थिति में धीमी होगी। तो जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आएगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। पहला है दिशात्मक कौशल, दूसरा है चित्रण कौशल, तीसरा है स्थितीय कौशल, और चौथा है ग्राफिक कौशल। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता मानचित्रण कौशल कहलाती है, यानी कि चित्रण कौशल। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इंग्लिश में देखिएगा मैपिंग स्किल लिखा हुआ है, यानी मानचित्रण कौशल। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मानचित्र क्या है? मानचित्र एक सपाट सतह पर खींचे गए एक क्षेत्र का दृश्य प्रतिनिधित्व है। यह दूरी, दिशा आदि के बारे में किसी विशेष क्षेत्र की विशिष्ट और विस्तृत विशेषताओं को चित्रित करने में सहायता करता है।
तो ये भी आपको याद रखना है। और मानचित्रण कौशल क्या है? तो मानचित्रण कौशल से तात्पर्य स्थानिक संबंध और भौगोलिक सूचना को देखने के कार्य से है, जिसमें स्थानों, दिशाओं और दूरियों के सापेक्ष स्थान शामिल है। तो ये सब आपको याद रखना है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। दिशात्मक कौशल क्या होता है? तो यह दिशात्मक जागरूकता के बारे में है। स्थिति कौशल क्या है? यह स्थानिक या व्यवस्था के क्रम में है। और ग्राफिक कौशल क्या है? यह फोटोशॉप, सेरिफ आदि जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डिजाइन करने के तकनीकी कौशल के विषय में है। तो ये सब भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? पहला है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988, तीसरा है एनसीएफ 2000 और चौथा है एनसीएफ 1975। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे आमतौर पर एनसीएफ के रूप में जाना जाता है, अवसरों की समानता, सीखने का आकलन, गुणवत्ता के अनुभव, शैक्षिक उद्देश्यों आदि जैसे मुद्दों को संबोधित करने की दृष्टि से प्रेरित है। एनसीईआरटी द्वारा भारत में 4 एनसीएफ प्रकाशित किए गए और ये चारों ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसने पूछा गया है कि किस एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो वह है एनसीएफ 2000। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की थी कि पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित 2 अलग अलग भागों के बजाय पूरे प्राथमिक चरण के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और चौथा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो भारत में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसे झूम खेती भी कहा जाता है, कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। तो ये राज्य के जो नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। पहला विकल्प है, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। तीसरा है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो बांध क्या होता है? एक अवरोध है जो बहते पानी को रोकता है, इसे एक नई दिशा में भेजता है। बांध विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है और प्राचीन काल से ही बांध बनाए जाते हैं। अब इसमें जो कथन सत्य नहीं है वह हमें बताना है। तो बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं और जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये नदियों की प्राकृतिक पारिस्थितिकी को बाधित करते हैं। तो इसीलिए ये टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते। और इसमें जो सत्य नहीं है वह बताना था। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, यानी कि उपर्युक्त सभी। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? पहला है, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। दूसरा है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तीसरा है, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली यानी कम होती है। और चौथा है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है कि जो शीत मरुस्थल हैं यानी कि जो ठंडे रेगिस्तान हैं मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते हैं?
ये इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि ये हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। पहला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर और चौथा है क्लोरीन। तो ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड एक रंगहीन गैस है और यह वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जहरीली गैस है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है यह अम्लीय वर्षा का कारण भी बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है गोलकोंडा किला किसने बनवाया। पहला है चोल राजवंश, दूसरा है चालुक्य राजवंश, तीसरा है काकतीय राजवंश और चौथा है पल्लव राजवंश। तो गोलकोंडा का जो किला है ये 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने बनवाया था। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और गोलकोंडा का किला कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। ये भी आपको याद रखना है। आप जो विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चालुक्य राजवंश ने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। और पल्लव राजवंश दक्षिणी भारत के एक हिस्से पर पल्लव राजवंश ने भी शासन किया है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो काकतीय राजवंश है, तो काकतीय राजवंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। और उनकी राजधानी ओरुगल्लू थी जिसे अब वारंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये इनके बारे में आपको याद रखना है। और इन्होंने ही गोलकोंडा किले का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान पूछा गया है। तो द्रव्यमान क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व हमें दिया गया है और आयतन भी दिया गया है। तो 15 का 3 में कर देंगे गुणा, तो हमें मिलेगा 45 ग्राम, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। पहला विकल्प है द्रव्यमान, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संवेग और चौथा है भार। हमें अदिश राशि बतानी है। अदिश राशियां क्या होती हैं, जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। उदाहरण क्या है, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये सभी क्या हैं, ये अदिश राशियां हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। पहला है अपारदर्शी, दूसरा है पारभासी, तीसरा है पारदर्शी और चौथा है उत्तल। तो एक ऐसी वस्तु जिससे कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वह अपारदर्शी कहलाती है। जैसे आपकी कमरे की दीवार, ये क्या है, अपारदर्शी है। पारभासी क्या होती हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। पारभासी वस्तुएं आंशिक प्रकाश को गुजरने देती हैं और पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को गुजरने की अनुमति देती हैं, जैसे कांच है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। पहला है 60 किलोग्राम, दूसरा है 10 किलोग्राम, तीसरा है 60 न्यूटन और चौथा है 10 न्यूटन। तो प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। तो हमें द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया गया है, 10 किलोग्राम। हम लिख लेंगे m बराबर 10 किलोग्राम।
गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या बताना है? पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार बताना है। तो F बराबर होता है mg। तो 9.8 में 10 का कर देंगे गुणा, हमें मिल जाएगा 98 न्यूटन। तो इसमें आप देख रहे हैं जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है 98 न्यूटन। तो आप याद रखिएगा, अब ये पेपर 2018 वाला है, हो सकता है सभी को कॉमन नंबर दिया गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। पहला है दाब, दूसरा है तापमान, तीसरा है सतह क्षेत्र और चौथा है भार। तो एक विलेय का विघटन दर तापमान पर निर्भर करता है, टेम्परेचर, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो विलेय की विघटन दर होती है सतह क्षेत्र, तापमान और क्रियाशीलता की मात्रा पर निर्भर करती है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला है कक्षा में बहस आयोजित करना, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है पोस्टर बनाना और चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अब इसमें पूछा गया है कि सुषमा चाहती हैं कि जो उनके छात्र हैं पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बने। तो जो सबसे अच्छी रणनीति है वह हमें बतानी है। अब जिस विकल्प में बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं वही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। चौथा विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभय ने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? पहला विकल्प है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, दूसरा है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, तीसरा है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया और चौथा है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो अब हमें वह बताना है कि जो विकल्प प्रासंगिक नहीं है शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए। तो इसमें जो पहला विकल्प लिखा है कि इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ये भी सही है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली, ये सही है। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, ये भी सही है। लेकिन चौथे विकल्प में लिखा है कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वे पीड़ित थे, ये प्रासंगिक नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? पहला विकल्प है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, तीसरा है अन्वेषण दृष्टिकोण और चौथा है मानववादी दृष्टिकोण। तो प्रिया ने क्या किया है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा है कि जब कभी भी उन्होंने आपात स्थिति का सामना किया हो। तो बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए। बच्चों ने क्या बताया कि आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव साझा किए। अब प्रश्न में पूछा गया है कि प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो वह है अन्वेषण दृष्टिकोण। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, इंक्वायरी अप्रोच। अन्वेषण दृष्टिकोण एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है जो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। नई समझ की खोज में प्रश्नों को प्रस्तुत करने और निर्णय लेने के द्वारा
बच्चे को अपने स्वयं के अनुभवों से जोड़ने का एक प्राथमिक उपकरण है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तीसरा विकल्प। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण क्या है? तो यह उस तरह से संदर्भित करता है जिस तरह से एक इंसान सोचता है और अपने स्वयं के अनुभवों और विवेक द्वारा निर्णय लेता है। अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण क्या होता है? तो यह सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अनुभव प्राप्त करके शिक्षण को संदर्भित करता है। और मानववादी दृष्टिकोण क्या है? तो यह किसी व्यक्ति की आत्म छवि को बेहतर बनाने में मदद करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि पहला है यह सस्ता और सुलभ है, दूसरा है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, तीसरा है यह वास्तविक इस परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है और चौथा है कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समुदाय एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है जो सामान्य मानदंडों, धर्म मूल्यों और रीति रिवाजों को साझा करता है और यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर भी प्रदान करता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, तीसरा है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण और चौथा है पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो ईवीएस एक ऐसा विषय है जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षार्थी की जागरूकता के विकास से संबंधित है। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा के शिक्षण को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना पाठ्य पुस्तक से परे जाने के विचार को दर्शाता है, यानी पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना? जब उन्हें पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करने के लिए वास्तविक दुनिया की व्यवस्था दिखाई जाती है तो बच्चों में और रुचि पैदा होती है। तो इसीलिए पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पहला विकल्प है परिवार की परिभाषा गलत है, दूसरा है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, तीसरा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है और चौथा है परिवार की अवधारणा को इसी तरह समझाया यानी सिखाया जाना चाहिए। प्रश्न में पूछा गया है कि कक्षा 3 के छात्र हैं और रमा ने सिखाया है कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? चलिए विकल्प में देखते हैं। परिवार की परिभाषा गलत है तो परिवार की परिभाषा तो सही दी गई है। रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है तो रमा अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील है और वह परिवार की परिभाषा बता रही है। तीसरे में लिखा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षक द्वारा अपनाया जाने वाला शिक्षण अधिगम उपागम समावेशी नहीं है क्योंकि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी बच्चों को शामिल नहीं करते और शिक्षार्थी को निष्क्रिय बनाते हैं। तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा कि जो रमा है इनका जो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है वह समावेशी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि यानी गतिविधियां हैं? पहला है चित्र पढ़ना, दूसरा है फील्ड भ्रमण, तीसरा है श्याम पट्ट का उपयोग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां हैं। चित्र पढ़ना भी इसमें शामिल है, फील्ड भ्रमण भी शामिल है, श्याम पट्ट का उपयोग भी शामिल है, यानी कि उपर्युक्त सभी। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है? पहला है एकीकृत, दूसरा है समावेशी, तीसरा है विषयगत और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत, समावेशी और विषयगत हो। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है
ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला विकल्प है कि यह एक अवैध कार्य है। दूसरा है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। तीसरा है कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और चौथा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो इसमें पूछा गया है, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है और इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। जो सपेरे होते हैं उनके जो सांप पकड़ने का पेशा होता है वह वंशानुगत होता है और ये उन्हें विरासत में मिलता है। वे सांप को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें प्रदर्शित करके सांप के जहर को दवा कंपनियों को बेचकर पैसा कमाते हैं और वे इन सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तीसरा है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और चौथा है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो पूछा गया है कौन सा सबसे प्रासंगिक है, तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। पहला है स्कूल बैग का कम वजन। दूसरा है ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या। तीसरा है अबोध का भार कम करने की जरूरत। और चौथा है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना कहलाता है अनावश्यक भार को कम करना, यानी अबोध का भार कम करने की जरूरत। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो यशपाल समिति की रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है शिक्षा बिना बोझ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। यानी ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। पहला है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। दूसरा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तीसरा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। और चौथा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के लिए सहयोग और एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाना। यानी कि जो तीसरा विकल्प है उत्तर हो जाएगा कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। क्योंकि ईवीएस में समूह अधिगम एक साथ कार्य करके सीखने को सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। एक समूह में छात्र सहयोगी रूप से काम करते हैं और सक्रिय अधिगम में शामिल होते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाला का पूरा रूप क्या है। पहला है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। दूसरा है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। तीसरा है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। और चौथा है ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो बाला का पूरा रूप पूछा गया है, तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि आप देख रहे हैं जो तीसरा विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाला जो है स्कूल की रचना को अधिगम सहायता के रूप में विकसित करने के विषय से संबंधित है। बाला बच्चों को स्कूल के वातावरण में हर समय शिक्षण और अधिगम को रोचक और बाल केंद्रित बनाने की अनुमति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। पहला है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। दूसरा है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। तीसरा है वर्तमान में
वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, और चौथा है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो वैकल्पिक रूपरेखा का अर्थ पूछा गया है, तो इसमें जो दूसरा विकल्प है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह 1978 में ड्राइवर और इसले द्वारा इस्तेमाल किया गया एक शब्द है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका उपयोग बच्चे के दृष्टिकोण से दुनिया की समझदार और सुसंगत समझ प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है। पहला विकल्प है मिथक, दूसरा है वैज्ञानिक तथ्य, तीसरा है रूढ़िबद्ध धारणा और चौथा है अंधविश्वास। तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक मिथक है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मिथक क्या है? मिथक एक पारंपरिक कहानी है जो पहले के समय से चली आ रही है और माना जाता है कि इसका ऐतिहासिक आधार है। वैज्ञानिक तथ्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में भी जान लीजिए। वैज्ञानिक तथ्य प्रयोग या अन्य साधनों की सहायता से दोहराए जाने वाले योग्य सावधानी पूर्वक अवलोकन या माप हैं और इसे अनुभवजन्य साक्ष्य भी कहा जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? तो रूढ़िबद्ध धारणा एक समुदाय या श्रेणी के लोगों के बारे में मानसिक तस्वीर या छवि है जिसके आधार पर हम लोगों को लक्षण या विशेषताओं का वर्णन करते हैं। और अंधविश्वास क्या है? तो अंधविश्वास एक विश्वास या अभ्यास है जो आमतौर पर अज्ञानता, विज्ञान या कार्य कारण की गलतफहमी, भाग्य में विश्वास के परिणाम स्वरूप होता है। इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक मिथक है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था 2018 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।